एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम अपनी सीरीज़ में बात कर रहे हैं सभी क्वेश्चन पेपर्स की। तो लास्ट कुछ क्लासेस में हमने अपना दिसंबर और जून 2023 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया। अब हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आज हम दिसंबर 2022 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखो, इस क्वेश्चन पेपर में पहला क्वेश्चन है आपका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड ईयर 2018 एज द नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स टू प्रमोट मिलेट्स फॉर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी एंड नोटिफाइड मिलेट्स एस। ठीक है, ये आपका लास्ट क्लास में भी, जो हमने लास्ट क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था, उसमें भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है। तो आपका जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, आपका भारत सरकार ने पोषण सुरक्षा हेतु मिलेट्स के प्रोत्साहन के लिए ईयर 2018 को राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में घोषित किया तथा मिलेट को निम्न रूप से अधिसूचित किया। ठीक है, तो उन्होंने मिलेट्स को क्या बोला था? मिलेट्स मतलब एक तरीके से आपके जो होते हैं बाजरा, ये सब हमारे किस में आते हैं? मिलेट्स में आते हैं। ठीक है, तो मिलेट्स में उन्होंने आपको क्या बोला है? न्यूट्री सीरियल्स मिलेट्स को बोला है। क्या बोला है? न्यूट्री सीरियल्स हमारे मिलेट्स को बोला है। ठीक है, ठीक है, तो मिलेट्स में हमारे क्या क्या आते हैं? मिलेट्स में हमारे क्या कौन कौन सा अनाज आते हैं? ज्वार आता है, बाजरा आता है। ठीक है, इसके अलावा भी आपके मिलेट्स में बहुत सारे अनाज आते हैं। ठीक है, जैसे कलमी हो गया, चेना हो गया, कुर्थी, कुल्थी, कोदो, जगोरा, इस तरह के मिलेट्स के कुछ अलग अलग तरह के मिलेट्स हैं, अलग अलग तरह के अनाज है जो हमारे मिलेट्स में आता है। मेन इसमें ज्वार और बाजरा है। ठीक है, जो हम यूज़ करते हैं। तो सिंपल भाषा में इसे मोटा अनाज भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये आपके मिलेट्स हैं। तो मिलेट्स को इन्होंने क्या बोला है? NFSM ने न्यूट्री सीरियल्स बोला है हमारे मिलेट्स को। ठीक है, और NFSM क्या है? नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। ठीक है, इसमें दिया भी है, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है हमारा NFSM। इन्होंने मिलेट्स को क्या बोला है? न्यूट्री सीरियल्स बोला है। और इंडिया ने क्या किया है? इंडिया ने डिक्लेयर किया है 2018 एज अ नेशनल ईयर फॉर मिलेट्स फॉर प्रमोट मिलेट्स फॉर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। ठीक है, ताकि न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को प्रमोट कर सके हम मिलेट्स के लिए 2018 को डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, इसमें से और भी कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं कि आपका कौन से ईयर में डिक्लेयर किया है, किसको डिक्लेयर किया है, न्यूट्री सीरियल्स को डिक्लेयर किया है, किसने डिक्लेयर किया है। ठीक है, NFSM ने डिक्लेयर किया है, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन ने डिक्लेयर किया है। ठीक है, ठीक है, तो नेशनल ईयर की अगर हम बात करें तो वो आपका न्यूट्री सीरियल्स 2018 को डिक्लेयर किया था। और अब एक 2023, क्योंकि अब आ सकता है इस पर क्वेश्चन आया है, तो 2023 को हमने क्या डिक्लेयर किया है? इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। ठीक है, तो 2023 को क्या डिक्लेयर किया गया है? इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। ठीक है, ईयर ऑफ मिलेट्स, समझ में आ गया। तो 2018 को हमने क्या डिक्लेयर किया था? 2018 में हम नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया था हमने 2018 को। ठीक है, 2023 को हमने क्या किया? इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। ठीक है, और ये किसने डिक्लेयर किया है? ये क्या है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने। ठीक है, UAGA ने। ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ये डिक्लेयर किया है, UNGA। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका है क्लियर हो गया। इसमें से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन और भी बता दिए मैंने, हो सकता है वो आ जाए इस बार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वेट साइकिलिंग, वेयर बाय देयर इज लॉस एंड गेन ऑफ वेट सेवरल टाइम इज नोन एज। ठीक है, तो वो कौन सी वेट साइकिल होती है जिसमें कई बार क्या होता है? आपका वेट घटता है, फिर बढ़ता है, फिर घटता है, फिर बढ़ता है। तो उसे किस वेट साइकिल को उसे क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं हम यो इफेक्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं? यो इफेक्ट। ठीक है, तो यो इफेक्ट जो है वो आपकी एक वेट साइकिल है। इसमें क्या है आपका? ये टर्म आपका किसने दिया गया था? टर्म आपका कैली डी ब्राउनिल ने दिया था ये, और येल यूनिवर्सिटी के हैं ये जिन्होंने ये टर्म दिया था। ठीक है, किसने दिया था टर्म? किसने दिया था ये वाला यो टर्म? किसने दिया था? ये वाला जो टर्म है आपका किसने दिया था? ये दिया था आपका कैली डी ब्राउनिल। ठीक है, ब्राउनेल। ठीक है, और कहाँ के थे ये थे आपके येल यूनिवर्सिटी। कहाँ के थे? येल यूनिवर्सिटी के थे। ठीक है, तो ये इन्होंने दिया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अकॉर्डिंग टू NFHS। ठीक है, NFHS के अकॉर्डिंग जो 2019 to 20 में बोला गया है, परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर
हु आर स्टंटेड इन इंडिया, ठीक है, NFHS। तो NFHS की फुल फॉर्म देखेंगे सबसे पहले क्या है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ठीक है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। फिफ्थ के हिसाब से हमारा 2019 में 2019-20 में हमें 5 ईयर से कम ईयर के बच्चों को किसने आपका स्टंटिंग, कितने परसेंट बच्चे जो है वो स्टंटिंग आए हैं, ठीक है। स्टंटिंग क्या होते हैं, जिनका आपका हाइट कम रह जाती है उसके क्या एज के अकॉर्डिंग, ठीक है, जिनकी हाइट आपकी कम रह जाती है उनको हम स्टंटेड चिल्ड्रन बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो आपके स्टंटेड बच्चे हैं वो आपके कितने रहे हैं, ठीक है। कब, NFHS का जो सर्वे होता है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, फिफ्थ के अंतर्गत 2019 और 20 में, ठीक है। तो इसमें हमारे 35.5% बच्चे जो पाए गए उस समय स्टंटेड पाए गए, जिनकी जो हाइट है वो कम रह जाती है, ठीक है। इसी में अगर वॉस्टिंग देखें, ठीक है, वॉस्टिंग बच्चे क्या हैं आपके 19.3, जिनका वेट कम होता है, ठीक है, जिनका वेट बहुत कम होता है, अंडर वेट और वॉस्टिंग होते हैं वो बच्चे। वॉस्टिंग में हम क्या देखते हैं, हाइट के हिसाब से हम उसका वेट देखते हैं, अंडर वेट में एज के हिसाब से वेट देखते हैं, ठीक है। और तो वो 19.3% पाए गए, और अंडर वेट में हमारे पाए गए हैं 32.1%, ठीक है। तो इतने परसेंटेज पाया गया था आपका। वॉस्टिंग के केस हैं आपके 35.5%, आपका स्टंटिंग का केस है 35.5%, और आपका वॉस्टिंग का है 19.3%, और अंडरवेट का है आपका 32.1%, ठीक है। ये आपका किसने दिया था, 2019 और 20 का जो सर्वे आया है NFHS, उसके अंतर्गत ये डेटा निकल के आया है। इसका जो नया सर्वे हुआ है वो आपका NFHS 6 के अंतर्गत हमारा 2023 और 24 में नया सर्वे हुआ है, ठीक है। ये आपके पॉपुलेशन हेल्थ न्यूट्रिशन ऑफ इंडिया इन सब की अवेयरनेस जो है आपको बताते हैं, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखो तो ये सब आपकी बताई जाती है कि कितना जो है आपका पॉपुलेशन का हेल्थ सर्वे है, क्या कितनी है, कैसी हेल्थ है, न्यूट्रिशन कैसा है इंडिया का, ये सब चीज़ें हर स्टेट में और यूनियन टेरिटरीज़ में ये बताया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द क्वांटिटी फूड प्रोडक्शन इज डन, ठीक है, व्हेन द क्वांटिटी फूड प्रोडक्शन इज डन कंटिन्यूसली एवरी डे, ठीक है, रोज़ आप फूड को पका रहे हो, ठीक है, विद नो पीक्स एंड थ्रू ऑफ एक्टिविटी इन प्रोडक्शन सेंटर, इट इज़ टर्म्ड एज, ठीक है। जब खाद्य उत्पादन केंद्रों के खाद्य निर्माण प्रक्रिया में ना तो बहुत अधिकता और न ही बहुत कमी के साथ प्रतिदिन लगातार खाद्य निर्माण अत्यधिक मात्रा में किया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं रेडी फूड सिस्टम, ठीक है, रेडी टू ईट फूड सिस्टम बोल सकते हो, या रेडी फूड सिस्टम, ठीक है, तैयार खाद्य सामग्री, ठीक है। इसमें क्या होता है, आप पहले से खाना बना के रख लेते हो, जब भी आपका क्राउड आएगा तो आप उस खाने को हॉट करके उसको दोबारा से गर्म करके आप उसे सर्व कर लोगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है एरिथ्रोसाइट ग्लूटाथायोन reductase EGR activation test is the most accepted procedure for assessing the status of, ठीक है। तो ये जो आपका टेस्ट है एरिथ्रोसाइटी ग्लूटाथायोन रिडक्टेस, ठीक है, ये टेस्ट आप किस में लगाते हो, ये आप राइबोफ्लेविन में लगाते हो कि आपका राइबोफ्लेविन यानी कि विटामिन B2 आपकी बॉडी में कितना है, ठीक है। उसका स्टेटस चेक करने के लिए आप कौन सा टेस्ट लगाओगे, एरिथ्रोसाइटी ग्लूटाथायोन रिडक्टेस, ठीक है, EGR, ये आप राइबोफ्लेविन का स्टेटस देखने के लिए लगाते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ATP यील्ड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट पर मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज इज, ठीक है। तो ATP अगर हमारी बॉडी में जब ATP टूटता है सेल्स के अंदर, तो उससे आपके कितने ATP मॉलिक्यूल्स फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट जब टूटता है यानी कि ग्लूकोज जब टूटता है तो उससे कितने ATP बनते हैं, ठीक है। तो ग्लूकोज के एक अणु से हमारा जब अणु अच्छे से टूट जाता है तो हमारे कितने ATP बनता है, 38 ATP आपके बनते हैं, ठीक है। कितने बनेंगे, 38 ATP बनेंगे आपके जब आपका एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का टूटेगा तो, ठीक है।
ठीक है, तो कितने आए आपके 38 इसका आंसर है। जब भी आपका ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल आप लोगे वो आपकी सेल्स में जाएगा, सेल्स में वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, वहाँ जाके वो एटीपी में कन्वर्ट होगा। तो कितने एटीपी के मॉलिक्यूल्स देगा वो? 38 मॉलिक्यूल्स वो एटीपी के देता है। ठीक है, इफ़ द वेट ऑफ एन एडल्ट वुमेन इज़ 50 kg एंड हाइट इज़ 150 सेंटीमीटर, तो बीएमआई कितना होगा? देखो बीएमआई का सिंपल फॉर्मूला होता है बीएमआई का वेट इन केजी अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला क्या है? बीएमआई का फॉर्मूला क्या होगा आपका? वेट इन केजी। ठीक है, वेट इन केजी। ठीक है, तो कितना वेट दिया है इन्होंने? वेट इन केजी अपॉन हाइट इन सेंटीमीटर, सॉरी हाइट इन मीटर स्क्वायर। ठीक है, हाइट इन मीटर स्क्वायर। तो इन्होंने वेट तो क्या दे रखा है? वेट हमारा दे रखा है 50 kg। ठीक है, और इन्होंने नीचे क्या दिया है? हमारा 150 सेंटीमीटर इन्होंने हमें दे रखा है हमारी हाइट। ठीक है, वेट तो इन्होंने 50 kg दे रखा है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? ऊपर ऐसे कैसे 50 आ जाएगा, और नीचे जो इन्होंने हमें हाइट दे रखी है वो 150 सेंटीमीटर में दे रखी है। तो हम पहले क्या करेंगे? 150 सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे? मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, 150 सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट किया। तो अगर देखो हमारा 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है। ठीक है, तो अगर 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होगा तो 150 सेंटीमीटर का कितना हो जाएगा? 1.5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा वो कितना आया? 1.5 मीटर। ठीक है, ये आपका मीटर आया। ठीक है, फॉर्मूला क्या था? 1.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपका 50 अपॉन 1.5 मीटर 1.5 इंटू 1.5, क्योंकि मीटर स्क्वायर है ना, मीटर स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे? उसको गुणा कर देंगे। ठीक है, तो मीटर जो आपका हाइट है वो किस में? मीटर के स्क्वायर में, तो हम उसको क्या करेंगे? गुणा करेंगे। ठीक है, तो आपका 1.5 इंटू 1.5 आएगा। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करोगे तो आपका कितना आएगा? इसको पूरा सॉल्व करने पर आपके पास आएगा 22.22 किलोग्राम। ठीक है, 22.22 किलोग्राम इसका आंसर आएगा। ठीक है, समझ में आया इसको कैसे किया? 50 अपॉन 1.5 इंटू 1.5, तो आपका 1.5 को करोगे तो क्या आ जाएगा? आपका 2.25 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। फिर आपका आया 50 kg 50 kg अपॉन 1.5 इंटू 1.5। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे पास 150 सेंटीमीटर हाइट थी और हमें सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना है? मीटर में कन्वर्ट करना है। तो 1 सेंटीमीटर में आपके कितने 1 मीटर में आपके कितने सेंटीमीटर होंगे? 100 सेंटीमीटर होंगे। ठीक है, तो आपके 150 में कितने आ गए? 1.5 सेंटीमीटर आ गए। ठीक है, तो 150 सेंटीमीटर में हमारे कितने आ गए? 1.5 मीटर आ गए। तो ये 1.5 मीटर यही है। तो जब आप इसको गुणा करोगे दोनों को तो आपका कितना आएगा? 1.5 इंटू 1.5। ठीक है, 5×25 का 5 और 2 हासिल, 5×5 6 7 गुणा। ठीक है, 5×5 और ठीक है, तो आप देखोगे तो जब आप पूरा गुणा करोगे इसको तो गुणा करने के बाद कितना आएगा आपका? 1.5 इंटू 1.5। ठीक है, तो कितना आया हमारा? 2.25। ठीक है, पॉइंट ऐसे कैसे आ जाएंगे? 2 संख्या के बाद पॉइंट्स हैं, तो हमारा 2.25 आ जाएगा। फिर इसे जब आप कैलकुलेट करोगे 50 अपॉन 2.25, ये जीरो हटाओगे तो इसमें आगे डबल जीरो बढ़ जाएंगे और आपका ये जो है पूरा सॉल्व होने के बाद आपका 22.22 इसका आ जाएगा। ठीक है, आंसर जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने भी सॉल्व कर रखा है, देख लेना इसकी कैलकुलेशन का पूरा मेथड। इसके बाद है दिस टाइप ऑफ स्कीम कंबाइंस द 3 equidistant colors which occur at the point of an equilibrium triangle placed anywhere on the color सर्किल। ठीक है, ये क्या बोल रहा है? दिस टाइप ऑफ द कलर कंबाइंस द 3 equidistant कलर विच अकर एट द पॉइंट्स ऑफ एन equilateral triangle placed anywhere on the कलर सर्किल। ठीक है, तो ये आपका क्या है? ये आपका कलर उसका एग्जाम्पल है
किसका, जो आपका कलर सिस्टम होता है, ठीक है, उसका क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, आपका ये बोल रहा है कि आपके 3 कलर हैं, ठीक है, 3 कलर हैं और वो इस तरीके से जुड़े हुए हैं, यानी कि ट्राइंगल में जुड़े हुए हैं। तो एक कलर इधर आएगा जो आपकी पूरी कलर स्कीम है, ठीक है, तो उसमें इस तरीके से एक कलर ये वाला लेंगे, एक कलर ये वाला लेंगे और एक कलर ये वाला लेंगे। कल भी हमने पूरी कलर स्कीम्स का एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसमें अच्छे से कलर स्कीम्स बताई थी सारी, ठीक है। तो इसमें क्या है आपका, इसमें हमारे 3 कलर हमें जब हम लेते हैं तो वो किसका कहलाता है, वो आपका कहलाता है ट्राइडिक कलर स्कीम, ठीक है। कौन सी स्कीम कहलाएगी, वो ट्राइडिक कलर स्कीम कहलाएगी, ठीक है, जिसमें हम ट्राइंगल के 3 कलर लेते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्राइडिक कलर स्कीम बोलते हैं, ठीक है। ये कौन सा हमारा कलर व्हील है जिसमें हमारे पास कितने कलर होते हैं, जिसमें हमारे पास 6 कलर होते हैं, ठीक है। उन्हीं कलर्स में हम ये देखेंगे कि जहाँ पे हमारा ट्रायंगल बन रहा है, इन 3 कलर को अपने कलर के कॉम्बिनेशन में ले लेंगे, तो उसको बोलते हैं ट्राइडिक कलर स्कीम, ठीक है। ट्राइंगल से भी याद कर सकते हो ट्राइडिक कलर स्कीम को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइबर फिलिंग यूज्ड इन गारमेंट्स, ठीक है, वेयर वार्मथ इज रिक्वायर्ड विदाउट इंक्रीज वेट इज कॉल्ड, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, जब हम फाइबर को फिल कर देते हैं अपने गारमेंट्स के अंदर, यूज फाइबर फिलिंग यूज इन अ गारमेंट, ठीक है, जो वो वाला फाइबर जो कि आपके गारमेंट को अंदर फिल करने के लिए यूज़ किया जाता है, जिससे गरमनेस तो बढ़ जाती है, यानी कि वार्म तो हो जाता है वो, लेकिन उसका वेट जो है वो बढ़ता नहीं है। वस्त्रों में जहाँ बिना अधिक भार के गर्माहट आवश्यक है, वहाँ प्रयुक्त रेशे के भराव को क्या कहते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं वेडिंग, ठीक है, क्या बोलते हैं, वेडिंग, ठीक है। वेडिंग का मतलब क्या है, WADDING, पूर्ण करना, वेडिंग करना। तो इसमें क्या करते हैं, हम एक लेयर बना देते हैं अपने कपड़े के बीच में, गारमेंट्स में, और उससे क्या होता है, थोड़ी गर्म हो जाता है आपका गारमेंट, ठीक है, उसको वेडिंग बोलते हैं। जैसा अस्तर लगाना एक तरीके से, अस्तर में हम गर्म का उतना ध्यान नहीं देता लाइनिंग वगैरह में, लेकिन इसको हम गर्म करने के लिए लगाते हैं, ठीक है। इन विच मेथड ऑफ द मार्कर प्लानिंग लाइट सेंसिटिव पेपर्स आर यूज्ड, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, मार्कर नियोजन की किस पद्धति में प्रकाश संवेदी पेपर को प्रयुक्त किया जाता है, तो इसका आंसर है डियाजो फोटोग्राफी, ठीक है, डियाजो फोटोग्राफी। तो डियाजो फोटोग्राफी आपकी क्या होती है, ये, ठीक है। डियाजो फोटोग्राफी क्या होती है, फोटोग्राफिक मेथड अ लाइट सेंसिटिव पेपर इज यूज्ड, जब हम क्या करते हैं, एक लाइट सेंसिटिव पेपर को यूज़ करते हैं, वेयर पैटर्न पीसेज आर प्लेस्ड, जहाँ पैटर्न पीसेज को प्लेस किया जाता है अकॉर्डिंग टू मार्कर प्लान, ठीक है। मार्कर के प्लान के हिसाब से हम क्या करते हैं, पैटर्न के पीसेज को प्लेस करते हैं, ये आपका ड्राफ्टिंग की तरह है, एक तरीके से पीसेज को हम प्लेस करते हैं, उसमें आप अ लाइट सेंसिटिव पेपर को हम इसमें यूज़ करते हैं, तो वो उसको क्या बोलते हैं, डियाजो फोटोग्राफिक मेथड, ठीक है। देखो ये पेपर है डियाजो फोटोग्राफी पेपर, ठीक है, इन पेपर को लाइट सेंसिटिव पेपर है, इन्हें एक तरीके से ट्रेसिंग पेपर की तरह हम यूज़ करते हैं, ये कर रही है ना, ठीक है, पेपर पैटर्न में हम इसे क्लोथिंग और टेक्सटाइल में हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग वीव एन एक्स्ट्रा वॉर्प और फिलिंग यार्न आर वोवन इन टू क्रिएट अ कट और एन अनकट 3 डायमेंशनल फैब्रिक, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग वीव्स, ठीक है, कौन सी वीव में, यानी कि निम्नलिखित में से किस बुनाई में एक अतिरिक्त ताना और एक अतिरिक्त बाना, ठीक है, वाले सूत की बुनाई की जाती है, ताकि कर्तिक कट या अकर्तित अनकट त्रिआयाम वस्त्र की रचना की जा सके, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, एक कट और एक है अनकट, ठीक है, कट या अनकट आपका 3 डायमेंशनल फैब्रिक को आप यूज़ कर सको, इसमें एक्स्ट्रा वॉप या एक्स्ट्रा फिलिंग यानी कि वेफ्ट यान आप ऐड करते हो, ठीक है। तो ये कौन सा है आपका, पाइल वीव के अंदर करते हैं हम ये वाला, या तो एक्स्ट्रा वॉप यान डालते हैं उसमें, या फिर एक एक्स्ट्रा वेफ्ट यान डालते हैं, तो उससे क्या होता है, आपका 3 डायमेंशनल इफेक्ट आ जाता है, ठीक है। तो ये आपका हम पाइल वीव के अंदर करते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थ्योरी ऑफ क्लोथिंग, ठीक है, इसमें से थ्योरी ऑफ क्लोथिंग की कौन सी थ्योरी नहीं है,
ठीक है। तो हमारे पास थ्योरी, कितनी तरह की थ्योरी है हमारी क्लोथिंग की? हमारे पास क्लोथिंग की 4 थ्योरीज हैं। ठीक है, कौन कौन सी थ्योरी है हमारे पास क्लोथिंग की? एक है हमारे पास मॉडेस्टी, देखो इसमें है मॉडेस्टी, हाँ है, एक मॉडेस्टी है हमारे पास। दूसरा इमोडेस्टी है, ठीक है, मॉडेस्टी हो गया। दूसरा हमारी इमोडेस्टी है, ठीक है। तीसरी है हमारे पास एडॉर्नमेंट थ्योरी, ठीक है। चौथी है हमारे पास प्रोटेक्शन थ्योरी। तो इंडिविजुअलिटी वाली थ्योरी हमारी क्लोथिंग की नहीं है। तो हमारे पास 4 तरह की थ्योरी होती है, एक है मॉडेस्टी, एक है इमोडेस्टी, एडॉर्नमेंट और प्रोटेक्शन, ठीक है। ये लिखा भी है इन्होंने नीचे, ठीक है। तो हमारे पास 4 तरह की थ्योरी होती है, तो इसमें इंडिविजुअलिटी वाली कोई भी थ्योरी नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका सेलिंग एंड बाइंग एक्टिविटी ऑफ फैशन गुड्स इज कॉल्ड, ठीक है। जो फैशन गुड्स हैं उसको बेचना और ख़रीदना को हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं फैशन रिटेलिंग, ठीक है। फैशन रिटेलिंग बोलते हैं हम, जिसमें हम चीज़ों को खरीदते और फैशन की चीज़ों को खरीदते और बेचते हैं, ठीक है। तो वो कौन सा क्या बोलेंगे उसको? हम उसको बोलेंगे हम फैशन रिटेलिंग, ठीक है। रिटेलिंग मेथड यानी कि खरीदना और बेचना फैशन की चीज़ें, ठीक है। तो वो क्या हो गया? सेलिंग एंड बाइंग एक्टिविटी ऑफ फैशन गुड्स इज कॉल्ड। फैशन गुड्स को खरीदना और बेचने को हम क्या बोलते हैं? हम फैशन रिटेलिंग बोलते हैं। देखिए इसका आंसर हो गया फैशन रिटेलिंग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेसिफाई ग्रेविटी एंड डेंसिटी आर मेजर ऑफ। तो अगर ग्रेविटी और डेंसिटी की हम बात कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है, डेंसिटी का मतलब होता है कितना वो संघनित है कोई भी अणु या कोई भी फाइबर, ठीक है। तो अगर हम डेंसिटी की बात कर रहे हैं और ग्रेविटी की बात कर रहे हैं तो वो किससे आएगा? आपका वेट ऑफ द फाइबर से ही रिलेटेड होगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा किसी भी चीज़ पे ग्रेविटी लगती है, अर्थ के जो गुरुत्वाकर्षण है वो लगता है, वो चीज़ उतनी ही भारी होती जाती है, ठीक है। और जिस पे जितना ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण लगेगा वो चीज़ उतनी ही भारी हो जाएगी। तो ऑब्वियसली क्या है? वेट ऑफ द फाइबर से रिलेटेड होगी आपकी डेंसिटी और ग्रेविटी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द वर्टिकल पार्ट ऑफ द स्टेप्स दैट वर्क एज इट्स सपोर्ट इज, ठीक है। जो आपका वर्टिकल पार्ट है स्टेप्स का, वर्टिकल पार्ट्स मतलब जो आपकी स्टेयर्स हैं, ठीक है, ये वाली, ठीक है, ये वाली। तो ये जो आपकी सीढ़ियाँ होती है ना जिससे हम स्टेयर्स पे चढ़ते हैं, तो इसका जो वर्टिकल पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट है, ठीक है। वर्टिकल सॉरी हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल ये वाला होगा, ठीक है। तो जो वर्टिकल वाला पार्ट है ऑफ द सपोर्ट दैट वर्क्स, ठीक है, जो सपोर्ट का जो वर्टिकल पार्ट है, वर्टिकल पार्ट ऑफ द स्टेप्स दैट वर्क एज इट्स सपोर्ट, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? जो सपोर्ट की तरह काम करता है उसको बोलते हैं हम राइजर, ठीक है। क्या बोलते हैं हम? राइजर बोलते हैं, ठीक है। जो भी हमारा वर्टिकल पार्ट है हमारे किसके? सीढ़ियों का, यानी कि स्टेयर्स का। देखो ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है आपको राइजर में, ठीक है, ये स्काई ब्लू कलर का, ठीक है, ये आपका क्या है? ये सारा पार्ट्स क्या है? आपके राइजर्स हैं, ठीक है। इनको हम स्टेयर्स में क्या बोलते हैं? राइजर्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? राइजर बोलेंगे। इसका आंसर क्या हो गया आपका? ये राइजर, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका इसमें क्वेश्चन आपका रिकमेंडेड रिफ्लेक्टेंस वैल्यू फॉर द सीलिंग इन अ रूम, ठीक है। तो आपका जो किसी कमरे के छत के लिए अनुशंसित प्रतिबिंब माना गया है, मतलब कितनी रिफ्लेक्शन आपकी छत से आनी चाहिए, आपका जो छत होती है उससे कितना रिफ्लेक्शन आपके कमरे में आना चाहिए। तो इसका आंसर है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। किसकी बात कर रहे हैं हम? लाइट के रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं। तो लगभग 80 to 90% आपका कितने आनी चाहिए? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आनी चाहिए आपके कमरे के अंदर, ठीक है। फिर है द डेलिकेट और प्रिसाइज वर्क द वर्क सरफेस हाइट शुड बी, ठीक है। अगर आप ये बोल रहे हो कि कितनी आपकी जो वर्क की सरफेस की हाइट है तो वो कितनी होनी चाहिए, तो कितनी होगी? वो होगी आपकी कोहनी से, यानी कि जहाँ भी आप काम कर रहे हो, आपकी टेबल अगर है तो टेबल कितनी ऊंची होनी चाहिए? वो होनी चाहिए कोहनी की ऊंचाई से 2 to 3 इंच तक ऊपर, ठीक है, यानी कि 10 से 15 सेंटीमीटर ऊपर या फिर 2 to 3 इंच तक की ऊपर आपकी हाइट होनी चाहिए। मतलब अगर आप यहाँ बैठे हो, आपकी टेबल ये है, तो टेबल आपकी जो एल्बो है यानी कि कोहनी है उससे कितनी ऊंची होनी चाहिए? लगभग 2 से 3 इंच या फिर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? 2 to 3 इंच आपकी एल्बो से ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। हमेशा ऊपर होगी, नीचे नहीं होगी। जैसे उन्होंने बिलो भी लिखा है तो बिलो नहीं होगी। अगर आपकी कोहनी से नीचे की आप अपनी स्लैब बनाओगे, किचन में भी जो आप काम कर रहे हो, तो वो आपकी एल्बो हाइट से 2 to 3 इंच ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। अगर किचन में भी आप काम करो तो इस चीज़ को वहाँ भी ध्यान रखा जाएगा जब आप स्लैब बनाते हो अपने खाना पकाने के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट
अ मेथड ऑफ हैंडलिंग इनकम, ठीक है। इनमें से कौन सा जो है वो इनकम को हैंडल करने का मेथड नहीं है। तो ये तो सारे ही मेथड है, इसमें देखो हैंड आउट मेथड्स हैं, 50-50 मेथड्स है, अलाउंसेस मेथड है और अनइक्वल सैलरी मेथड नहीं है। ये तो आपको सामने ही दिखाई दे रहा है, अनइक्वल सैलरी मेथड इसका एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब स्टेज इज स्प्रेड बिटवीन एक्सपेंडिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज ऑफ फैमिली लाइफ साइकिल, ठीक है। तो फैमिली लाइफ साइकिल आपको पता ही है, फैमिली लाइफ साइकिल कितनी स्टेज थी हमारी फैमिली लाइफ साइकिल में। एफआरएम में हम पढ़ते हैं, सबसे पहले बिगनिंग स्टेज है जब शादी होती है, ठीक है। फिर एक्सपेंडिंग स्टेज है जब आपका बेबी होने लगता है, ठीक है, पहला बेबी हो जाता है, उसके बाद एक्सपेंडिंग स्टेज, फिर कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज में क्या होता है, आपके सारे बालक आपको छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। तो फिर आपका कॉन्ट्रैक्टिंग रिटायरमेंट वाला जो स्टेज होता है, ठीक है। तो ये आपके 3 स्टेज होते हैं। इसमें से कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सब स्टेज इज स्प्रेड बिटवीन द एक्सपेंडिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग, ठीक है। एक्सपेंडिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग में आपका आएगा पीरियड ऑफ वोकेशनल एडजस्टमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। आपके बच्चों का वोकेशनल एडजस्टमेंट भी चल रहा है, सब नौकरी भी कर रहे हैं, धीरे धीरे नौकरियां लग रही है और वो क्या है, आप घर छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। तो उस समय आपके क्या है, ये स्टेज आपकी होगी एक्सपेंडिंग से कॉन्ट्रैक्टिंग के बीच में जा रही है, ठीक है। एक्सपेंडिंग से किसके बीच में जा रही है, कॉन्ट्रैक्टिंग के बीच में जा रही है स्टेज आपकी, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म वाज लॉन्च्ड, ठीक है। जो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है। ये हमने लास्ट क्वेश्चन पेपर में भी आया था, क्योंकि कभी एक क्वेश्चन आने लगता है तो फिर वो हर पेपर में किसी ना किसी रूप में उसको रिपीट करने लगते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका जो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया गया था। तो किसने आपका ये लॉन्च किया था, ठीक है। तो किसने लॉन्च किया था ये आपका, एक तो आपने ये किया था नीति आयोग ने लॉन्च, ठीक है। किसने किया था, नीति आयोग ने लॉन्च किया था, नीति आयोग, ठीक है। नीति आयोग क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये जो हमारे प्लानिंग कमीशन थे उसकी जगह आया है नीति आयोग, और 2015 में ये इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। जो हमारे 5 ईयर प्लान्स थे ना, उन सबको हटा दिया गया था, उसकी जगह क्या आया था, फिर 2015 में नीति आयोग आया था, ठीक है। तो नीति आयोग है हमारा, इसमें इस नीति आयोग के अंतर्गत हमारा क्या इस्टेब्लिश हुआ है, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म वाज लॉन्च, ठीक है। फिर ये प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ था है हमारा नीति आयोग के अंतर्गत, ठीक है। अब नीति आयोग में अगर हम देखें तो नीति आयोग के जो सीईओ हैं वो कौन है आपके, ये किन्होंने किया था, ये आपके अमिताभ कांत जी ने ये वाला लॉन्च किया था, ठीक है, अनाउंस किया था, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म इन नीति आयोग एट द कंक्लूजन ऑफ द 8th ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट, ठीक है, 2017 में। ये हैदराबाद में हुई थी, कौन सी हुई थी, 8th ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट, ठीक है, GES, ये 2017 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। किन्होंने किया था, CEO अमिताभ कांत जी ने किया था, ठीक है। उस समय के CEO कौन थे नीति आयोग के, अमिताभ कांत जी थे, ठीक है। और अभी के जो आपके नीति आयोग के जो CEO हैं वो कौन है, BVR सुब्रमण्यम, ठीक है, BVR सुब्रमण्यम है हमारे इस समय के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं हमारे नीति आयोग के, और ये आपके 25 फरवरी 2023 में बने हैं, ठीक है। तो नीति आयोग के अभी कौन है, BVR सुब्रमण्यम, ठीक है। और पहले कौन थे, ये आपके जो अमिताभ कांत जी थे, इन्होंने हमारा ये वाला वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म को जो है वो लॉन्च किया था, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिमांड्स फॉर लग्जरीज आर, ठीक है। लग्जरीज की अगर हम डिमांड करें तो वो क्या है, ठीक है। तो लग्जरीज की डिमांड में प्राइस ऑफ लग्जरीज कमोडिटीज इंक्रीज द क्वांटिटी, डिमांड्स विल नॉट बी सेम द, अच्छे क्या है, ठीक है। तो हमारी जो डिमांड फॉर लग्जरीज है वो है इलास्टिक, यानी कि इलास्टिक है, ठीक है। लास्ट तक की जो है वो आपकी इलास्टिक कहलाएगी हमारी लग्जरी की डिमांड, ठीक है, ये वाला इलास्टिक, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, इलास्टिक का मतलब होता है डिमांड फॉर लग्जरीज, इलास्टिक का मतलब है कि जो हमारी डिमांड्स आती हैं मार्केट में, चीज़ों की जो डिमांड होती है वो हमारी बहुत बदलती रहती है, जैसे कि आपको सस्ता सामान मिलने लगेगा और आपकी सैलरी भी चेंज होती रहेगी, तो इससे क्या होगा, आपका डिमांड भी जो मार्केट में किसी भी चीज़ की है वो बदलती रहती है, तो इसी को क्या बोलते हैं, डिमांड जो है वो आपकी इलास्टिक है, ठीक है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सरप्लस एनर्जी थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, ठीक है। तो सरप्लस एनर्जी किसकी है? ये आपकी प्ले थ्योरी है, थ्योरी ऑफ प्ले, ठीक है, जिसमें हमारे पास 3 तरह की थ्योरी थी, सरप्लस थी, फ्रॉइड की थ्योरी थी, तो 3 तरह की थ्योरी हमने उसमें दी थी। तो उसी में से जो एक थ्योरी है सरप्लस की थ्योरी, ठीक है। सरप्लस की थ्योरी है, ये आपकी किसने दी थी? तो सरप्लस की थ्योरी हमारी दी थी शेलर ने दी थी और स्पेंसर ने दी थी, ठीक है। शेलर एंड स्पेंसर इन्होंने दी थी, शेलर स्पेंसर ने दी थी 1873 और 1875 में। से ईयर की इसमें ज़रूरत नहीं है, शेलर और स्पेंसर ने दी थी, आपको इतना याद रखना है, ठीक है। तो ये आपका किसने दी थी? शेलर एंड स्पेंसर थी। इन्होंने क्या बोला था कि जो बेबी है उसके अंदर बहुत सारी एनर्जी होती है, सरप्लस एनर्जी होती है, हमें क्या करना होता है? उस एनर्जी को प्ले के थ्रू बाहर निकालना होता है, इसीलिए प्ले इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये उन्होंने बोला था। इसके बाद नेक्स्ट है डायरेक्ट एक्टिव एंड फिजिकल एग्रेशन इज, ठीक है। एक्टिव और डायरेक्ट एक्टिव एंड फिजिकल एग्रेशन क्या है, ठीक है, ये क्या है आपका? सिंपल सी बात है, डायरेक्ट एक्टिव और फिजिकल एग्रेशन का मतलब क्या है? पीट दो भैया किसी को, ठीक है, यानी कि पंचिंग द विक्टिम, ठीक है। विक्टिम को डायरेक्टली आपने एक्टिव और फिजिकल एग्रेशन है, आपने पीट दिया, पंच मार दिया विक्टिम को, ठीक है। तो ये इसका आंसर आएगा डायरेक्ट एक्टिव और फिजिकल एग्रेशन, ठीक है। इसके अलावा जो इन्होंने ऑप्शन देख रहे हैं परफॉर्मिंग अ प्रैक्टिकल जोक, ये आपका फिजिकल में नहीं आएगा, एक्टिव और फिजिकल में नहीं आएगा, ठीक है, डायरेक्ट भी नहीं होगा ये, ठीक है। इंसल्टिंग द विक्टिम ये भी नहीं आएगा, रिफ्यूजिंग टू स्पीक ये भी डायरेक्ट में नहीं आएगा, ठीक है। डायरेक्ट एक्टिव और फिजिकल एग्रेशन में है सामने वाले की पिटाई करना, ठीक है। फिर नेक्स्ट है डिसऑर्डर्स दैट ऑफ्टन इन्वॉल्व्स व्हाट इज कॉमनली रिफर्ड टू एज स्टैटरिंग इज नोन एज, ठीक है। हकलाना आपका क्या कहलाता है? सिंपल सी बात है, हकलाना है तो वो आपका क्या कहलाएगा? वो आपका फ्लुएंसी डिसऑर्डर कहलाएगा। क्या बोला कहलाएगा? फ्लुएंसी डिसऑर्डर। हकलाने में आपका क्या होता है? फ्लुएंसी तो खत्म हो जाती है ना, आप रुक रुक के बोलते हो, तो ये कौन सा डिसऑर्डर कहलाएगा? फ्लुएंसी डिसऑर्डर कहलाएगा हकलाना, ठीक है। द पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन न्यूरॉन्स आर कॉल्ड, ठीक है। जो आपके न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, न्यूरॉन्स होते हैं ना, न्यूरॉन्स का मतलब क्या होता है? जो आपकी ब्रेन की सेल्स होती हैं, ठीक है, आपके ब्रेन के अंदर जो सेल्स होती हैं, ये ब्रेन के अंदर जो सेल्स होती है वो एक दूसरे से बिल्कुल भी टच नहीं होती हैं, ठीक है। ब्रेन की जितनी भी सेल्स हैं वो टच नहीं होती हैं एक दूसरे से, लेकिन फिर भी ये क्या करती हैं? कुछ रेस के थ्रू या कुछ किरणें मान लो एक दूसरे को क्या करती है? डेटा ट्रांसफ़र करती रहती हैं, ठीक है। टच नहीं करेंगी लेकिन ये क्या करती हैं? एक दूसरे को डेटा ट्रांसफ़र करती हैं, ठीक है, सिग्नल्स के थ्रू। तो ये क्या है? आपके न्यूरॉन्स है, जो आपकी ब्रेन की सेल्स को हम क्या बोलते हैं? न्यूरॉन्स बोलते हैं, जो हमारे दिमाग की कोशिकाएं हैं, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है? द पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन न्यूरॉन्स आर कॉल्ड, तो न्यूरॉन्स के बीच में जो कम्युनिकेशन का पॉइंट है उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम बोलते हैं सिनेप्सिस, ठीक है। क्या बोलते हैं? सिनेप्सिस, ठीक है। सिनेप्सिस होते हैं, सिनेप्सिस समझ में आ गया? तो ये जो सिनेप्सिस होता है वो क्या करता है? भले ही न्यूरॉन सेल जो आपस में कनेक्ट नहीं होती, पर वो एक दूसरे से क्या करते हैं? इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान करते रहते हैं, ठीक है, उनको हम सिनेप्सिस बोलते हैं। फिर अ नैरो एक्सक्लूसिव सर्किल और क्लस्टर ऑफ चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट्स हुज म्यूचुअल फ्रेंडशिप फॉर्म अ कोहेसिव नेटवर्क और हेल्ड टुगेदर बाय कॉमन इंटरेस्ट व्यू एंड पर्पस आर, क्या कह रहा है ये बोल रहा है आपका संकीर्ण अनन्य व्रत और समूहों को क्या कहा जाता है? जिसकी पारंपरिक मैत्री एक संसर्जक नेटवर्क का निर्माण करती है और सामान्य हितों, विचारों और प्रयोजनों के द्वारा उन्हें एकजुट रखा जाता है। तो ये क्लिंक्स है, ये उसमें भी आया था क्वेश्चन, जब हमने लास्ट वाला क्वेश्चन पेपर पढ़ा था जिसमें हमने एडोलसेंस पे पढ़ा था कि एडोलसेंस क्या करते हैं? ग्रुप बना लेते हैं जिसमें उन्हें पसंद नहीं आता कि कोई और उस ग्रुप में इन्वॉल्व हो, वो अपना एक पैक्ड ग्रुप बना लेते हैं, तो उसे क्लिंक्स बोलते हैं, ठीक है। ये हमने पहले ही पढ़ा था। तो कोई एक ग्रुप जिसमें हम सब एक साथ इकट्ठे होकर के, कुछ लोग इकट्ठे होकर के अपना एक पर्टिकुलर ग्रुप बना लेते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्लिक्स बोलते हैं, ठीक है। ये हमने लास्ट पेपर में ये पढ़ा था। कोई वर्ड आ जाता है अच्छा, तो ये हर वर्ड में उसको यूज़ करने लगते हैं। ये नैरो एक्सक्लूसिव सर्किल है, ठीक है, नैरो एक्सक्लूसिव सर्किल है, हमने एडोलसेंस में देखा था लास्ट पेपर में, ठीक है। और क्लस्टर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, किसका? प्लस बच्चों का एक ग्रुप, और क्लस्टर ऑफ चिल्ड्रन और एडोलसेंस है, ठीक है। हुज म्यूचुअल फ्रेंडशिप फॉर्म अ कोहेसिव नेटवर्क
आर हेल्ड टुगेदर बाय कॉमन इंटरेस्ट, ठीक है, जिसके उन सबके एक ग्रुप बना लेते हैं जिनके कॉमन इंटरेस्ट होते हैं, कॉमन पर्पस होते हैं, मतलब एक जैसे दोस्ती वाले लोग सब क्या करने लगेंगे, दोस्ती आपस में दोस्त बना लेंगे। सब करते ही हैं, रॉल्सन्स को पसंद नहीं आता 10-15 8-10 लोग का ग्रुप होता है, उन्हें और कोई पसंद ही नहीं होता कि कोई और उनके ग्रुप में आ जाए, और जैसे जैसे समय बीतता जाता है वो 3 या 4 में बैठ जाते हैं, तो बेस्ट फ्रेंड जिन्हें हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका इसका क्या आएगा, क्लिक्स आएगा, ठीक है, इसका आंसर क्या है, क्लिक्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट फर्स्ट प्रपोज्ड बाय, बहुत आसान क्वेश्चन है, किसने दिया था जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, हमारा दिया था वाइगोत्स्की ने अपनी सोशियो कल्चरल थ्योरी में, ठीक है, सोशियो कल्चरल थ्योरी में दिया था, जिन्होंने बोला था कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है मतलब कोई व्यक्ति इनर लिमिट होता है और वो अपनी हेल्प के साथ कोई भी काम अगर वो सीखता है अपने से बड़ों की हेल्प के साथ तो वो उसे कितना सीख पाता है, तो इसको बोलते हैं अपर लिमिट। खुद वो अपने अकेले वो कितना काम कर पा रहा है वो इनर लिमिट है, और कितना वो दूसरे की हेल्प के साथ सीख रहा है वो अपर लिमिट है, ठीक है। तो यहाँ से इनर लिमिट और अपर लिमिट तक वो जितना पहुँच पा रहा है उसे क्या बोलते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोलते हैं, ठीक है। ये एचडी की थ्योरी है, सोशियो कल्चरल थ्योरी, जिसे किसने दिया था, वाइगोत्स्की ने दिया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अनकॉन्शियस स्ट्रेटजीज यूज्ड टू कोप with conflicts, anxiety and disturbing emotions as well as to maintain social and emotional well-being is known as, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कौन सी अनकॉन्शियस स्ट्रेटजीज होती हैं यूज टू कोप विद कॉन्फ्लिक्ट, जो क्या करते हैं हम हमारे साथ कोई भी बुरी चीज़ होती है, एनजाइटी होती है, कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, डिस्टर्बिंग इमोशंस होता है, हमारे अंदर कोई बुरा इमोशंस होता है, उसके साथ हमें कोप करने में यानी कि एडजस्ट करने में हेल्प करती है ताकि हम उससे उभर के आ जाए, एज वेल एज टू मेंटेन सोशल एंड इमोशनल वेलबींग, और साथ ही साथ क्या करता है वो आपका सोशल एंड इमोशनल वेलबींग को बनाए रखता है। तो वो क्या है, हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है। तुम्हें पता ही है डिफेंस मैकेनिज्म किसने दिए थे, आपके फ्रॉइड ने दिए थे। उन्होंने बताया था कि हम अंदर ही अंदर अपने बारे में कोई, जैसे कि मान लो मैं फेल हो गई तो मैं अंदर ही देखूंगी अरे कोई बात नहीं, पेपर ही टफ था या मैं ही फेल थोड़ा हुई हूँ और भी लोग फेल हुए हैं, तो मैं अपने आप को ना एक तरह से सांत्वना दूंगी, नहीं तो मैं डिप्रेशन में चली जाऊँगी ना कि भाई मैं फेल हो गई सोचती रहूँगी तो मैं डिप्रेशन में चली जाऊँगी। तो ये सब क्या है, आपकी किसी भी बुरी चीज़ को, एनजाइटी को कंट्रोल करने के लिए या कुछ उनके कॉन्फ्लिक्ट्स से बाहर उभरने के लिए हमारे पास क्या होता है, डिफेंस मैकेनिज्म होता है। कई तरह के डिफेंस मैकेनिज्म है ये, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन, ठीक है। ये आपका क्या है, ये नरेगा जिसे आप बोलते हो, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम वाला जो है नरेगा, ठीक है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, ठीक है। ये आपका क्या है, नरेगा और मनरेगा जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या है आपका, ये आपका कब स्टार्ट हुआ था, कब लॉन्च हुआ था नरेगा और मनरेगा, ये आपका 2006 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। 2006 में आपका मनरेगा और नरेगा एक्ट जो है वो लॉन्च हुआ था, ठीक है, 2006 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द वुमेन लीडर इन इंडिया who led the movement of organizing women at the grassroots level for their economic empowerment, ठीक है। इनमें से कौन सी वुमेन जो लीडर है, ठीक है, महिला है, जिसने क्या किया था, ऑर्गेनाइजिंग वुमेन था ग्रास रूट ऑफ द इकोनॉमिक, मतलब जो बिल्कुल लोअर लेवल था, ग्रास रूट का मतलब है ग्रामीण लेवल पे, ठीक है, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पे काम किया था महिलाओं की, ठीक है। तो वो कौन सी महिला थी, वो थी हमारी इलाबेन भट्ट, ठीक है। इलाबेन भट्ट हमारी जो थी, इन्होंने महिलाओं को ग्रास रूट लेवल पे महिलाओं के साथ काम किया था, ठीक है। ये फाउंडर थी हमारी, किसकी फाउंडर थी ये, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन की, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन की फाउंडर थी हमारी इलाबेन भट्ट, ठीक है। अ ट्रेड यूनियन रिप्रेजेंटिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फीमेल, ठीक है, टेक्सटाइल वर्कर इन इंडिया, ठीक है। ये क्या था, ये क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन हमारा क्या है, ये एक यूनियन रिप्रेजेंटेटिंग है सेल्फ एम्प्लॉयड फीमेल्स के लिए जो टेक्सटाइल वर्कर हमारी इंडिया की है, ठीक है। ये किसने किया था, हमारा फाउंडर थी ये सेल्फ इलाबेन भट्ट, ठीक है। इन्होंने महिलाओं को बिल्कुल रूट लेवल पे उनकी हेल्प की थी काम करने में, ठीक है, एम्पावरमेंट करने में, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है कि वो खुद की कमाई करें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक एंड द रोल रिवर्सल बिटवीन द स्पीकर एंड द लिसनर इज कॉल्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक, ठीक है। जो आपका फीडबैक है, द इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक एंड द रोल रिवर्सल बिटवीन द स्पीकर एंड द लिसनर इज कॉल्ड, वक्ता और श्रोता के मध्य
प्रति पुष्टि का महत्व और भूमिका विपर्यास कहलाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, जब आपका जो सेंडर और रिसीवर है वो अपनी जो रोल्स है वो इंटरचेंज करता है। ठीक है, जब आपका सेंडर और रिसीवर जो है वो अपना रोल जो है इंटरचेंज कर देगा, तो कब करता है वो रोल चेंज इंटरचेंज, आपका कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है ये। कब करेगा वो चेंज, वो करेगा तब जब आपको फीडबैक देगा। ठीक है, क्या देगा, फीडबैक देगा। वो आपको फीडबैक तो देगा ही ना वो उसको। जैसे कि मान लो मैंने एक लेक्चर पढ़ाया, उसके बाद मैंने तुमसे पूछा तुम्हें समझ में आया नहीं आया, तो तुमने क्या बताया कि हाँ आया, तो तुम क्या हो गए, तुम वो सेंडर हो गए और मैं रिसीवर होगी, मैंने आपके मैसेज को रिसीव किया। ठीक है, तो वो क्या है, जब आपका सेंडर और रिसीवर आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं अपने रोल्स को, तो ट्रांजेक्शनल व्यू ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है ये। ठीक है, ट्रांजेक्शनल व्यू ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इसका आंसर है। ठीक है, ये वाले मॉडल के अंदर बोला गया है कि जो सेंडर है वो रिसीवर का रोल ले लेता है और जो रिसीवर है वो सेंडर का रोल ले लेता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है एम्पैथेटिक लिसनिंग इन कम्युनिकेशन मीन्स। ठीक है, जो आपका कम्युनिकेशन का जो मीन है, ठीक है, एम्पैथेटिक लिसनिंग इन कम्युनिकेशन मीन्स। ठीक है, संप्रेषण में तदनुभूतिक श्रवण से अभिप्राय है। तो एम्पैथेटिक का मतलब होता है, एम्पैथी का मतलब होता है जब मैं अपने आप को किसी और की जगह रख करके सोचती हूँ कि भाई उसके साथ ये हुआ है, उसे कितना बुरा लग रहा होगा, अगर मैं होती तो मुझे कितना बुरा लगता है, उसे बोलते हैं एम्पैथी। ठीक है, तो एम्पैथेटिक होता है, ये है इसका आंसर है हियरिंग एंड रिस्पॉन्डेड टू इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, हम सुनते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं टू इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज करने के लिए, समझने के लिए। ठीक है, समझ में आया। तो आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए फुली फोकस ऑन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पर्सन्स पर्सपेक्टिव, फीलिंग एंड एक्सपीरियंस विदाउट जजमेंट। मतलब हमारा पूरा ध्यान किस में है हमारा पूरा ध्यान है सामने वाली की बात को सुनने में, समझने में, और वो क्या बोल रहा है उसके पर्सपेक्टिव को समझने में, उसकी फीलिंग्स को समझने में, उसके एक्सपीरियंस को समझने में, लेकिन हमें उसको जज नहीं करना है। ठीक है, हमें उसे जज नहीं करना है, तो वो किस में कहलाएगा, वो आपका एम्पैथेटिक कहलाएगा, एम्पैथी में। ठीक है, हेयरिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, इसका आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, labor migration trend can be studied by which of the following methods of PLA। ठीक है, जो आपका लेबर माइग्रेशन ट्रेंड है PLA के निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा श्रमिक प्रवसन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका किस में करा जाएगा, ये आपका ये क्या है, आपका PLA हमने पहले भी पढ़ा था, पार्टिसिपेटरी लर्निंग एंड एक्शन। इसकी PLA की फुल फॉर्म है पार्टिसिपेटरी लर्निंग एंड एक्शन। ठीक है, इसमें क्या है, आपका लेबर माइग्रेशन ट्रेंड्स को हम किसके अंदर कर रहे हैं, हम करेंगे सीजनल कैलेंडर के अंदर। ठीक है, किसके अंदर अध्ययन करेंगे, हम सीजनल कैलेंडर के अंदर हम अध्ययन करेंगे कि जो आपका लेबर माइग्रेशन है वो आपका किस तरीके से हमारे जो एरिया है उसमें हो रहा है, कितने लोग उस एरिया को छोड़ करके जा रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द डेवलपमेंट कम्युनिकेशन द कॉन्सेप्ट दैट एम्पैथी डिटरमाइंस हाउ एन इंडिविजुअल विल ऑपरेट इन अ चेंजिंग वर्ल्ड वाज गिवन बाई। ठीक है, ये क्या कह रहा है आपका, विकास संप्रेषण के संदर्भ में यह संकल्पना जिसमें तदनुभूति यह सुनिश्चित करना है कि कोई व्यक्ति बदलती दुनिया में अपना जीवन निर्वाह किस प्रकार से करेगा, यह किसके द्वारा दिया गया है। तो ये किसने दिया गया है, ये हमारे डैनियल लर्नर। ठीक है, डैनियल लर्नर ने दिया है। ठीक है, किसने दिया है, हमारा डैनियल लर्नर ने दिया है इसको। ठीक है, ये इन्होंने सेंटेंस बोला है कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ द डेवलपमेंट कम्युनिकेशन द कॉन्सेप्ट, कौन सा कॉन्सेप्ट विच एम्पैथी डिटरमाइंस हाउ एन इंडिविजुअल विल ऑपरेट अ चेंजिंग वर्ल्ड। ठीक है, जो भी व्यक्ति है वो इस चेंजिंग वर्ल्ड में कैसे सर्वाइव करेगा, कैसे ऑपरेट करेगा, ये किसने बोला बताया है, ये डैनियल लीनियर ने बताया है, लर्नर ने बताया है। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ द कल्चरल बिहेवियर एंड सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ स्पेशल डिस्टेंस बिटवीन इंडिविजुअल पार्टिसिपेटिंग इन अ कम्युनिकेशन सिचुएशन इज। ठीक है, इसमें क्या है, जो हमारा स्पेस का डिस्टेंस होता है। ठीक है, किसका डिस्टेंस है, स्पेस का डिस्टेंस है, तो वो हम किसके अंदर अध्ययन करते हैं, तो वो किसके अंदर करते हैं, प्रॉक्सिमिक्स के अंदर अध्ययन करते हैं। ठीक है, प्रॉक्सिमिक्स मतलब समीपता। आपने देखा होगा जो लोग बहुत क्लोज होते हैं वो बिल्कुल इतने पास खड़े होकर बात करते हैं, और जब हमारे नेता आते हैं तो वो ऊपर मंच में होते हैं और हमसे इतना दूर होते हैं, तो उनके और हमारे
हमारे बीच में बहुत सारा डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये बताता है कि आपका रिलेशनशिप क्या है। अगर आप बहुत पास दो लोग आपस में बात करें तो इसका मतलब वो बहुत अच्छे दोस्त हैं, ठीक है। तो वो किसके अंदर देखते हैं, हम प्रॉक्सिमिक्स के अंदर देखते हैं, ठीक है। ये हमारा किसमें है, कम्युनिकेशन के अंदर है, ठीक है। When one rejects the null hypothesis when it is true, ठीक है। जब आपकी नल हाइपोथेसिस जो है वो हमने रिजेक्ट कर दी है, जब क्या वो क्या थी, ट्रू थी। तो ये कौन सा टाइप 1 एरर है, कौन सा है, टाइप 1 एरर, ठीक है। कौन सा है ये, टाइप 1 एरर हम इसको बोलते हैं। जब हमारा क्या है, नल हाइपोथेसिस हमारी क्या थी, ट्रू आई थी, लेकिन क्योंकि हम उसे रिजेक्ट करना चाहते हैं तो हमने ज़बरदस्ती उसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो इसमें आपका टाइप 1 एरर आएगा, ठीक है। टाइप 1 एरर ऑफ कमीशन हम इसे बोलते हैं, ठीक है। टाइप 1 एरर ऑफ कमीशन हम इसको बोलते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 1 एरर ऑफ कमीशन हम इसको बोलते हैं, ठीक है। द रिसर्चर अनलाइकली कंक्लूजन दैट समथिंग इज़ द फैक्ट, ठीक है। मतलब वो होना नहीं था, रिसर्चर ने फिर भी उसे ज़बरदस्ती, रिसर्चर ने अपनी ईगो के चलते क्या कर लिया, उसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो वो क्या है, टाइप 1 एरर ऑफ कमीशन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, ठीक है। इनमें से कौन सा स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का एग्जाम्पल नहीं है। तो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग हो गया तो वो रैंडम है, तो ऑब्वियसली नॉन रैंडम सैम्पलिंग आपकी इसके अंदर नहीं पाई जाएगी क्योंकि अलग टाइप है, ठीक है। तो प्रपोर्शनेट सैम्पलिंग हो सकता है इसके अंदर, प्रपोर्शनेट सैम्पलिंग हो सकता है, ऑप्टिमम एलोकेशन सैम्पलिंग हो सकता है, पर ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इसका एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द सर्वे डिज़ाइन फोकस ऑन वन टाइप असेसमेंट ऑफ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सैम्पल रिप्रेजेंटिंग अ पॉपुलेशन कंप्राइजिंग ऑफ डिफरेंट सब ग्रुप एंड कंपेयरिंग डिफरेंट सब ग्रुप रिलेटेड टू द कैरेक्टरिस्टिक्स इट इज़ कॉल्ड। जब कोई सर्वेक्षण अभिकल्प विभिन्न जब कोई सर्वेक्षण अभिकल्प विभिन्न उप समूहों को समाविष्ट करने वाली जनसंख्या को प्रस्तुत करने वाले सभी प्रतिदर्श की विशेषता और उन विशेषता से संबंधित विभिन्न उप समूहों की तुलना करने से एक बार मूल्यांकन पर केंद्रित होता है, तब वह कहलाता है, ठीक है। तो इसके अंदर आपका क्या आएगा, इसका जो आंसर है वो है आपका क्रॉस सेक्शनल स्टडी, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल स्टडी, ठीक है। ये क्या रहा है, सिंपल है, ये कह रहा है कि जब आपके पास व्हेन द सर्वे डिज़ाइन फोकस ऑन द वन टाइम असेसमेंट, ठीक है। एक तो इसमें वन टाइम असेसमेंट है, यानी कि एक ही समय पे आप काम कर दे रहे हो, ऑफ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सैम्पल, ठीक है, प्रेजेंटिंग ऑफ पॉपुलेशन कंप्राइजिंग इन डिफरेंट सब ग्रुप, ठीक है। आपने ग्रुप तो अलग अलग ले लिए, पर आपके पास टाइम क्या था, ग्रुप तो आपके पास अलग अलग हैं, ठीक है, अलग अलग ग्रुप आ रहे हैं पर टाइम सेम है। तो ये किसके अंदर होता है, ये आपका क्रॉस सेक्शनल रिसर्च डिज़ाइन के अंदर होता है, ठीक है। ये आपको रिसर्च में मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज हम 50 क्वेश्चन तक करेंगे अभी। द रिसर्चर प्रिपेयर्ड एन एक्सपेरिमेंट to analyze the effect of 5 different type of biofertilizer on yield of rice crop, considering the varying fertility in different blocks and the effect of varying seeds on the yield. The researcher design will be called. एक शोधकर्ता विविध ब्लॉकों में विविधकारी उत्पादकता और उपज पर विविध प्रकार के बीजों के प्रभाव पर विचार करते हुए धान की फसल की उपज पर जैव उर्वरकों के 5 विभिन्न प्रकार के प्रभावों का विश्लेषण करने हेतु एक प्रयोग की तैयारी करता है। यह शोध अभिकल्प कहलाता है। तो इस शोध अभिकल्प को क्या बोलते हैं, सेकंड एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है दैट, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन, ठीक है। क्या बोलते हैं इसमें, हम लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन बोलते हैं, ठीक है, लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन, ठीक है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है आपका कि A researcher prepare an experiment in the analyzing the effect of 5 different type of biofertilizer। 5 अलग अलग तरीके के बायो फर्टिलाइज़र लाए,
ठीक है, मतलब जो आपके खादें होती हैं वो लाई, और राइस क्रॉप पे आपने उन फर्टिलाइज़र को डाला, ठीक है। उसके बाद आपने वेरिंग फर्टिलाइजर इन द डिफरेंट ब्लॉक्स एंड द इफेक्ट ऑफ वेरिंग सीड्स, अलग अलग तरह के सीड्स पे आपने क्या देखा, फिर उसका इफेक्ट देखा, ठीक है। तो द रिसर्च डिज़ाइन विल बी, तो इसकी रिसर्च डिज़ाइन को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं हम लैटिन स्क्वायर रिसर्च डिज़ाइन, ठीक है, लैटिन स्क्वायर रिसर्च डिज़ाइन हम इसको बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वी शुड डिज़ाइन द एक्सपेरिमेंट इन सच अ वे that the variations caused by extraneous factors can all the combined under the general headed of chance. This is called the principle of, ठीक है ना। हमें किसी प्रयोग को इस प्रकार से डिज़ाइन करना चाहिए कि उसमें बाहरी कारकों द्वारा उत्पन्न प्रसरण चांस संयोग का सामान्य शीर्षक के अंतर्गत सभी सम्मिलित हो सकते हैं। यह निम्नांकित किस प्रकार का सिद्धांत कहलाता है, तो इसको रैंडमलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। रैंडमली अगर आप कोई काम करोगे तो उसमें जो आपका एक्सटर्नियस फैक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द WHO कट ऑफ पॉइंट फॉर रिस्क ऑफ मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशन इन वुमेंस आर, ठीक है। WHO ने बोला है कि कौन से मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशन वुमेंस में कम होंगे, किसको आप उन्होंने रिस्क फैक्टर बताया है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला है आपका वेस्ट सर्कमफ्रेंसेस है आपका 80 सेंटीमीटर से कम कर रहे हैं, ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो एक तो ये आएगा कि ठीक है, वेस्ट सर्कमफ्रेंसेस जो है आपके 82 डिग्री सेंटीग्रेड से या फिर 80 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर आपका ज़्यादा हो गया है तो आप तो एक तो इसका ये आंसर आएगा। इसके बाद अगर आपके 80 से ऊपर वेस्ट सर्कमफ्रेंसेस है तो इसमें इसका मतलब क्या है, आपके साथ आपकी बॉडी में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। वेस्ट सर्कमफ्रेंसेस आपका 0.85 से ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है तो ये है, ठीक है। फिर है आपका वेस्ट एंड हिप रेशियो आपका 0.85 से ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। 0.85 सेंटीमीटर से ज़्यादा आपका वेस्ट हिप रेशियो जो है वो बढ़ गया है, ठीक है। तो इसमें आपका क्या कहलाएगा, तो आपके इसका आंसर क्या क्या हो गए, बी, डी और ई, ठीक है। अगर आपका वेस्ट सर्कमफ्रेंसेस 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो आप रिस्क फैक्टर में आओगे। अगर आपका वेस्ट सर्कमफ्रेंसेस आपका कितना आ रहा है, 0.85 से बढ़ के आ रहा है तो आप वेस्ट सर्कमफ्रेंसेस में आओगे, ठीक है। और थर्ड वाला है आपका वेस्ट हिप रेशियो आपका कितना आ रहा है, 0.85 से ज़्यादा आ रहा है तब आप इसमें आओगे, ठीक है। तो ये आपके इसके आंसर हैं, ठीक है। एक तरह से आप मोटापा बोल सकते हो, इसका आंसर मोटापा है, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट है आपका, एज पर IFCT 2017 विद रिस्पेक्ट ऑफ फिंगर मिलेट्स रागी करेक्ट स्टेटमेंट आर, ठीक है। तो अगर आप देखो IFCT ने क्या बताया है, आपका फिंगर मिलेट्स को क्या बताया गया है, ठीक है। फिंगर मिलेट्स के बारे में IFCT ने क्या क्या बताया है। IFCT की फुल फॉर्म क्या है, इंडियन फूड कॉर्पोरेशन टेबल, ठीक है। तो IFCT यानी इंडियन फूड कंपोजिशन टेबल, कॉर्पोरेशन नहीं कंपोजिशन टेबल है, ये हमारा IFCT है। कंपोजिशन टेबल में क्या बताया गया है कि जो हमारे फिंगर मिलेट्स होते हैं उसमें क्या क्या पाया जाता है। तो इसका पहला जो आंसर है 7.1 ग्राम पर 100 ग्राम प्रोटीन, ठीक है। इसका एक तो इसमें 100 ग्राम में क्या पाया जाएगा, आपका 7.1 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। यानी कि 100 ग्राम अगर आप मिलेट्स लोगे, फिंगर मिलेट्स लोगे तो रागी लोगे तो उसके अंदर 7.1 ग्राम तो आपका क्या पाया जाएगा, प्रोटीन पाया जाएगा। दूसरा 1.9 ग्राम इसमें फैट पाया जाएगा। तीसरा है 11.1 ग्राम इसमें क्या पाया जाएगा, डाइटरी फाइबर पाया जाएगा। तो इतने न्यूट्रिएंट्स इसमें पाए जाते हैं। 7.1 ग्राम इसमें प्रोटीन पाया जाएगा, 1.9 ग्राम इसमें फैट पाया जाएगा और 11.1 ग्राम इसमें डाइटरी फाइबर पाया जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद रिस्पेक्ट ऑफ RDA, अच्छा इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। IFCT वाले ने और भी कुछ चीज़ें बताई थी, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट कितना पाया जा रहा है इसमें, 65 to 70% तो आपका इसमें कार्बोहाइड्रेट है। डाइटरी फाइबर 15 to 20% पाया जा रहा है और जो आपका मिनरल्स हैं वो आपके 2.5 से 3.5% तक पाए जा रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, with respect of RDA 2020 of iron which of the following are correct, ठीक है। इसमें से क्या सही है, तो 8 ग्राम
8 मिलीग्राम पर डे फॉर 1 to 3 year ओल्ड चिल्ड्रन। ठीक है, आयरन का अगर हम देखें तो आयरन का इसमें से क्या क्या सही बता रहा है ये, तो एक तो पहला वाला जो इन्होंने दिया है 8 ग्राम आयरन हमें देना है 1 to 3 year ओल्ड चिल्ड्रन को, तो ये सही है। ठीक है, ये वाला सही है, 8 ग्राम देना है हमने 1 to 3 year चिल्ड्रन को। ठीक है, 8 ग्राम में 8 मिलीग्राम। ठीक है, 11 मिलीग्राम देना है हमने 4 to 6 year में। ठीक है, 11 मिलीग्राम देना है हमने 4 to 6 year में। 15 मिलीग्राम देना है हमने 7 to 9 year में। कब देना है? 15 मिलीग्राम देना है हमने 7 to 9 year में। ठीक है, 15 ग्राम देना है, 15 मिलीग्राम देना है हमने 7 to 9 year में। तो ये तीनों डेटा तो इन्होंने सही दे रखे हैं। ठीक है, अब जो इन्होंने फोर्थ वाला दिया है 19 मिलीग्राम तो 10 to 12 ईयर। ठीक है, 10 to 12 ईयर वाले को हमें कितना देना है? 16 मिलीग्राम देना है। ठीक है, 10 to 12 ईयर में। और जो ये वाला है जो आपकी 10 to 12 ईयर की जो लड़कियां हैं इनको देना है 28 मिलीग्राम। ठीक है, इनको 28 मिलीग्राम है, इससे ऊपर वाले को कितना है? 17 मिलीग्राम है। तो ये दो आपके गलत है, इसमें 17 मिलीग्राम देना है ऊपर वाले में और इसमें देना है 28 मिलीग्राम पर डे। ठीक है, तो बाकी आपके शुरू के जो 3 ऑप्शन है ABC वाले वो आपके इसके करेक्ट इन्होंने दिए हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजिनेशन ऑफ फैट। ठीक है, हाइड्रोजिनेशन ऑफ फैट क्या है? वही है ना जो फैट में से हम क्या करते हैं, गैस को पास करते हैं और फैट के जो बॉन्ड्स होते हैं उनको चेंज कर देते हैं। ठीक है, सैचुरेटेड फैट को हम किस में बना देते हैं, नहीं सॉरी, अनसैचुरेटेड फैट को हम सैचुरेटेड फैट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो सॉलिड होने लगता है। ऑयल को हम हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल करते हैं तो पहला ऑयल जो है वो क्या रहता है आपका? लिक्विड स्टेट में रहता है, पर जब हम उसका हाइड्रोजनेशन कर देते हैं तो वो सॉलिड स्टेट में आता है, जिसे हम डालडा भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका, इसमें एक तो ये केमिकल रिएक्शन है क्योंकि इसमें केमिकल चेंजेस आते हैं हाइड्रोजनेशन में। दूसरा है कंसिस्ट ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एट डबल बॉन्ड्स ऑफ अनसैचुरेशन एक्रिल ग्रुप। ठीक है, तो ये भी इसका सही है। अनसैचुरेशन एक्रिल ग्रुप में क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड जो है वो ऐड हो जाते हैं। ठीक है, फिर है इसके बाद लास्ट वाला क्या है? परमिट्स कन्वर्शन ऑफ लिक्विड ऑयल इनटू प्लास्टिक फैट। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, लिक्विड ऑयल को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं? प्लास्टिक फैट में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, बाकी ये दोनों इसके आंसर नहीं है, तो पहला ABE इसका आंसर है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है इनलिस्ट द एट्रीब्यूट्स ऑफ फाइबर विथ लो एब्जॉर्बेंसी। ठीक है, जो फाइबर हैं जिनकी एब्जॉर्बेंसी लो है उसको हमें बताना है। अगर किसी की एब्जॉर्बेंसी लो है तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी। तो प्रिवेंट इवेपोरेशन ऑफ पर्सपिरेशन। अगर एब्जॉर्बेंसी लो है, ठीक है, एब्जॉर्बेंसी कम है, तो सबसे पहले जो पर्सपिरेशन है यानी कि जो स्वेटिंग है उसको वो एब्जॉर्ब करने से रोकेगा। ठीक है, तो सबसे पहला तो यही ठीक है, प्रिवेंट इवेपोरेशन ऑफ पर्सपिरेशन, मतलब कि वो स्वेटिंग का एवेपोरेशन नहीं करेगा। कॉटन का काम क्या होता है? कॉटन आपकी स्वेटिंग लेता है और उसे बॉडी से बाहर ट्रांसफ़र कर देता है, लेकिन अगर क्योंकि उसकी एब्जॉर्बेंसी अच्छी है लेकिन किसी फाइबर की एब्जॉर्बेंसी कम होगी तो ये वाला काम नहीं कर पाएगा, यानी कि आपकी जो स्वेटिंग है, जो आपका पसीना है, जो आपका पर्सपिरेशन है, वो आपकी बॉडी के अंदर ही रह जाएगा। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया। गुड टू स्किन कंफर्ट के लिए वो नहीं होगा। ठीक है, तो स्किन कंफर्ट भी नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि अच्छा नहीं होगा ना, इसमें तो गुड दे रखा है, गुड नहीं होगा वो बैड होगा। ठीक है, तो क्योंकि आपका अगर स्वेटिंग ही एब्जॉर्ब नहीं होगी, आपके बाहर की एयर आपकी बॉडी तक नहीं आएगी और अंदर का जो स्वेटिंग है, जो हीट है वो बाहर तक नहीं जाएगा, तो ऑब्वियसली वो गुड नहीं होगा, वो क्या होगा? बैड हो जाएगा। ठीक है, बैड टू स्किन कंफर्ट, ये क्या हो जाएगा? अगर एब्जॉर्बेंसी कम है तो आपकी स्किन कंफर्ट के लिए वो बैड होगा। क्विक ड्राइंग, ठीक है, आसानी से सूख जाएगा वो, क्योंकि उसमें जो भी आप कपड़ा धोगे वो सरफेस में रहेगा, अंदर तक नहीं जाएगा। ठीक है, तो वो जल्दी सूख जाएगा। इसके अलावा हैव अ गुड रिंकल रिकवरी उसकी अच्छी होगी। ठीक है, रिंकल रिकवरी उसकी अच्छी होगी। ईजी टू डाई नहीं होगा, ईजी टू डाई वैसे भी नहीं हो सकता क्योंकि डाई उसके अंदर तक ही नहीं जाएगी। ठीक है, बाहर ही बाहर रहेगी अगर एब्जॉर्बेंसी अच्छी नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका A, C और D। ठीक है, A, C और D इसका आंसर है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर गारमेंट प्रोडक्शन विच टाइप ऑफ गारमेंट शेपिंग डिवाइस आर यूज। ठीक है, गारमेंट्स में शेप देने के लिए हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? ठीक है, बॉडी को शेप में रखें, गारमेंट्स से हमारी बॉडी शेप में आए तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं? डार्ट्स को यूज़ कर सकते हैं, गैदर्स को यूज़ कर सकते हैं और प्लीट्स को यूज़ कर सकते हैं। स्लीव और कॉलर का शेप से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, डार्ट से क्या करते हैं हम, तो आपने देखा होगा ब्लाउजेज में डार्ट डालते हैं तो शेप अच्छी आती है, सूट्स में डार्ट डालते हैं, गैदर्स डाल दोगे तो आपकी बेल्ट वगैरह में आपकी शेप्स अच्छी रहती है गैदर से। ठीक है, और आपका जो प्लीट्स है
जो स्कर्ट्स में हम प्लीट्स, टॉप में प्लीट्स डालते हैं, तो उससे भी आपकी बॉडी की क्या रहती है, शेप अच्छी रहती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉक ऑफ। ठीक है, नॉक ऑफ क्या है, नॉक ऑफ आपका एक ऐसा डिज़ाइन है जिसमें क्या करते हैं हम, मान लो कोई ब्रांड चल रहा है, ब्रांड का कोई फैब्रिक ड्रेस आई है, तो हमने उसे सस्ते में अपने घर पे ही बना करके सस्ते रेट में उसको बेच दिया, तो उसे क्या बोलते हैं, नॉक ऑफ बोलते हैं। ठीक है, कॉपी और नियर बाय कॉपी ऑफ अ डिज़ाइन। ठीक है, किसी डिज़ाइन को कॉपी करना, ठीक है, ये क्या है, ये आपका नॉक ऑफ कहलाएगा। ठीक है, कोई डिज़ाइन है, उस डिज़ाइन को कॉपी करके मार्केट में आप सस्ते रेट में बेच दो। ठीक है, लेबर सेविंग प्रोडक्शन है ये। ठीक है, इसके अलावा लो कॉस्ट वर्जन ऑफ एन ओरिजिनल डिज़ाइन। ठीक है, किसी ओरिजिनल डिज़ाइन का, जैसे कि मनीष मेहरोत्रा के जो लहंगे हैं उसको लोग सस्ते सस्ते में अपनी डिज़ाइन, उस डिज़ाइन को कॉपी करके मार्केट में सस्ते में उसको उतार देते हैं। ठीक है, तो लो कॉस्ट वर्जन ऑफ एन ओरिजिनल डिज़ाइन। तो और के लेबर सेविंग प्रोडक्शन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, एक तो ये आपका आएगा कॉपी और नियर बाई कॉपी ऑफ अ डिज़ाइन, दूसरा आएगा लेबर सेविंग प्रोडक्शन, और तीसरा आएगा आपका लो कॉस्ट वर्जन ऑफ एन ओरिजिनल डिज़ाइन। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 48 क्वेश्चन है फिटिंग लाइंस दैट कैन रिप्लेस नॉर्मल फिटिंग डार्ट्स। ठीक है, कौन सी फिटिंग लाइन है जो आपकी क्या करती है, रिप्लेस कर सकती है नॉर्मल फिटिंग डार्ट्स को। ठीक है, तो कौन कौन सी फिटिंग लाइंस है इसमें, एक तो आपका डार्ट इक्विवेलेंट सीम लाइन कर सकती है डार्ट को रिप्लेस। ठीक है, डार्ट इक्विवेलेंट सीम लाइन कर सकती है डार्ट को रिप्लेस। दूसरा आपका प्रिंसेस लाइन कर सकती है आपको आपके डार्ट को रिप्लेस। और तीसरा है स्टाइल लाइन। ठीक है, ये तीन जो है वो आपके क्या कर सकते हैं, आपकी जो कैन रिप्लेस नॉर्मल फिटिंग डार्ट्स और, ठीक है, आपकी जो नॉर्मल फिटिंग डार्ट्स है उसको रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्वालिटी ऑफ एयर इंडोर्स इज़ इंडिकेटेड बाय। ठीक है, जो आपके एयर इंडोर की जो क्वालिटी है वो किससे, एयर इन इंडोर की क्वालिटी। ठीक है, आपके घर के अंदर की जो क्वालिटी, एयर की जो क्वालिटी है वो किससे दिखाई देती है, एक तो टेम्परेचर से दिखाई देगी आपके, ठीक है, ह्यूमिडिटी से दिखाई देगी, आपके अंदर कितनी अच्छी वो है, रेट ऑफ एयर मूवमेंट, आपका एयर का कितना अच्छा मूवमेंट हो रहा है, और रेडिएंट हीट, ठीक है, विकिरण ऊर्जा, इन सब से दिखाई देगी। इल्यूमिनेशन से इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आपके क्या हो गया, आपके इसका टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर हो गया आपका, ह्यूमिडिटी हो गई, रेट ऑफ एयर मूवमेंट हो गया, रेडिएंट हीट हो गया। इससे आपके घर के अंदर की जो अंदर की जो एयर की क्वालिटी है वो दिखाई देती है। लास्ट क्वेश्चन आज का है 50th है, अकॉर्डिंग टू रोगर्स पीपल्स फॉलोइंग इन द अर्ली मेजोरिटी कैटेगरी आर कैरेक्टराइज्ड बाई। ठीक है, तो जो आपके अर्ली मेजोरिटी वाले जो हैं, हमारे पास कितने तरीके थे रॉगर्स के, तो हमारे पास रॉगर्स ने कितने तरह की वो दिए थे, इन्होंने दिए थे कि हमारे पास जो कोई भी जो इनोवेशन है उसको अडॉप्ट करने की 5 कैटेगरीज होती हैं। तो सबसे पहले इनोवेटर्स थे, उसमें जो हमारे पास कितने तरह के पाए जाते हैं, 2.5% जो है वो हमारे इनोवेटर्स पाए जाते हैं, जो कोई भी इनोवेशन आते ही उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक है, फिर थे अर्ली अडॉप्टर्स, उसके बाद है अर्ली अडॉप्टर्स। ठीक है, अर्ली अडॉप्टर्स, तो अर्ली अडॉप्टर्स हमारे पास कितने थे, 13.5% हमारे पास अर्ली अडॉप्टर्स थे। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास थे अर्ली मेजॉरिटी। ठीक है, इसके बाद इनोवेशन को सबसे पहले जो है वो इनोवेटर्स इनोवेशन को अडॉप्ट करते हैं, फिर उसके कुछ समय बाद अर्ली अडॉप्टर्स इनोवेशंस को लेते हैं, फिर अर्ली मेजॉरिटी वाले, ठीक है, अर्ली मेजॉरिटी वाले लेते हैं, ये आपके 34% है। ठीक है, फिर उसके बाद लेट मेजॉरिटी है वो भी 34% है, और फिर लास्ट में जाकर के लेगार्ड्स होते हैं, वो आपके किसी भी तरीके के इनोवेशन को सालों में जाकर के अडॉप्ट करते हैं, उन्हें बोलते हैं लेगार्ड्स। ठीक है, वो 16% है। तो इसमें यही है, इसमें इन्होंने पूछा है कि अर्ली मेजॉरिटी में, ठीक है, अर्ली मेजॉरिटी में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती है। एक तो ये डेलिब्रेट होते हैं, यानी कि विलिंगली होते हैं, ठीक है, अपने मन से अडॉप्ट करते हैं ये। ठीक है, वेल कनेक्टेड विद आउटसाइडर्स, ठीक है, बाहर के लोगों से सही से कनेक्ट होते हैं ये, तो इन्हें पता चलता है कि ये इनोवेशंस आए हैं, उनको यूज़ करते हैं। और लेस लाइकली टू बी एजुकेटेड, और बहुत ज़्यादा एजुकेटेड ये नहीं होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते, कम ही एजुकेटेड होते हैं, क्योंकि 3rd नंबर पर कर रहे हैं ना, तो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड ये नहीं होते हैं। और
ये वाले जो होंगे पहले वाले इनोवेटर्स और अर्ली अडॉप्टर्स, ये आपके एजुकेटेड होंगे, ठीक है, और वेल थॉट होते हैं, अच्छे से डिस्कस करके थॉट करके, जो अर्ली अडॉप्टर वाले हैं वो अच्छे से डिस्कस करके तब उसको इनोवेशन को लेते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, एक तो ये आपका डेलिब्रेट हो गए, और आपका रिस्क लविंग कौन होगा, रिस्क लविंग आपका इनोवेटर्स होंगे, तभी तो बोलेंगे ना रिस्क लविंग आपके इनोवेटर्स होते हैं, ताकि एकदम से इनोवेशन आया, नया फ़ोन आया, उन्होंने एकदम खरीद लिया, अगर वो ख़राब निकले तो, पर वो रिस्क लेते हैं, ठीक है। जबकि ये जो अर्ली मेजोरिटी वाले हैं ये रिस्क नहीं ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो बहुत बाद में जाके खरीद रहे हैं, तीसरे नंबर पे, पहले कुछ लोगों ने खरीद लिया है, उन्होंने भी दूसरों को रिकमेंडेड किया, उन्हें लगा कि हाँ अर्ली अडॉप्टर्स वालों ने किया, तब जाके उनके बाद इन्होंने लिया, तो ये थोड़े से रिस्क टेकिंग ये नहीं होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अच्छा 50th क्वेश्चन हो गए। अब आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया है, अब कल हम नेक्स्ट इसके आगे के 50 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।